जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो मोहब्बत को भी एक खेल बना देता है, ना पूरी तरह मर्द ना पूरी तरह औरत, वो बस एक ऐसा जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। हो सकता है ये पर्सनैलिटी आपके अंदर हो, तो चलिए जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शख्स जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखता है। ना उसकी चाल आम लोगों जैसी है, ना ही उसके कपड़े आम लोगों जैसे होते हैं। उसकी हर अदा में एक अलग ही नजाकत है, एक रहस्य है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, वह और भी दूर चला जाता है। ये है द डैंडी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मोहब्बत को भी एक खेल की तरह खेलती है, जो अपने अनोखे अंदाज से दुनिया को अपनी तरफ खींच लेती है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जैसे ही इसके विक्टिम को लगता है वो उसके पास आ रहा है, तभी ये उससे दूरी बना लेता है और फिर उसका विक्टिम उसे पाने के लिए वो सब कुछ करने लगता है। ये पर्सनैलिटी इतनी डेंजर है कि इससे महान फिलोसोफर नीत्शे हो या रिल्के, सब उसके जादू के शिकार हो गए। आज जानेंगे कि किस तरह इतने बड़े बड़े फिलोसोफर को इस पर्सनैलिटी ने अपने कंट्रोल में कर लिया। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। साल 1913 में जब 18 साल के रोडोल्फो गुग्लियल्मी इटली से अमेरिका आए तो उनके पास कोई खास हुनर नहीं था, बस उनकी बेहतरीन शक्ल और शानदार डांसिंग स्किल्स थीं। इन खूबियों का फायदा उठाने के लिए उन्होंने मैनहट्टन के थेस डांसेंट्स नामक डांस हॉल्स में काम करना शुरू किया। ये वो जगह थीं जहां लड़कियां अकेली या दोस्तों के साथ आती और कुछ देर के रोमांच के लिए टैक्सी डांसर को किराए पर लेती। टैक्सी डांसर उन्हें नजाकत से नचाते, हल्की फुल्की छेड़खानी करते और बातचीत से उन्हें लुभाते, सब कुछ एक छोटी सी फीस के बदले। गुग्लियल्मी जल्द ही इन डांस हॉल्स में मशहूर हो गए। उनकी चाल में एक अलग लय थी, उनका अंदाज संभला हुआ और उनका चेहरा बेहद आकर्षक। इस काम के दौरान उन्होंने महिलाओं को करीब से समझना शुरू किया, कैसे उनके हाव भाव को हल्के हल्के कॉपी किया जाए, कैसे उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराया जाए। लेकिन ज्यादा नहीं, उन्होंने अपनी स्टाइल पर ध्यान देना शुरू किया और एक अलग पहचान बनाई। कमीज के नीचे कॉर्सेट पहनते ताकि शरीर छरहरा लगे, कलाई पर घड़ी पहनते जो उन दिनों मर्दों के लिए नाजुकता की निशानी मानी जाती थी, और यहाँ तक कि खुद को एक मार्क्विस यानी कि शाही परिवार का सदस्य बताने लगे। साल 1915 में उन्होंने फैंसी रेस्तरां में टैंगो डांस सिखाने का काम पा लिया और अपना नाम बदलकर रोडोल्फो दी वैलेंटिना रख लिया। फिर 1916 में वे हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। अब रूडोल्फ वैलेंटिनो के नाम से पहचाने जाने वाले गुग्लियल्मी ने छोटी मोटी फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल किए। 1919 में उन्हें आइज ऑफ यूथ नामक फिल्म में थोड़ा बड़ा रोल मिला, जिसमें उन्होंने एक सेडक्शन देने वाले किरदार को निभाया। लेकिन उन्होंने दर्शकों को इस तरह मोहित किया कि लोग उन्हें दूसरे सेड्यूसर्स से बिल्कुल अलग देखने लगे। उनकी चाल बेहद नाजुक और सधी हुई थी, उनकी त्वचा मुलायम थी और उनका चेहरा इतना आकर्षक था कि जब वे किसी महिला को अपने आगोश में लेते और उसे गहरे चुंबन से चुप कराते तो यह डरावना नहीं बल्कि बेहद रोमांचक लगता। इसके बाद आई फिल्म द 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स, जिसने उन्हें रातों रात एडल्ट सिंबल बना दिया। इस फिल्म में वे जूलियो नामक प्लेबॉय के किरदार में थे और उनकी पहचान एक जबरदस्त टैंगो सीन से बनी, जिसमें उन्होंने एक महिला को डांस के जरिए लुभाया। इस सीन में उनके पैरों की खूबसूरत हलचल, उनकी चाल की नजाकत और नियंत्रित आत्मविश्वास ने सभी को दीवाना बना दिया। महिला दर्शक सचमुच बेहोश हो जाती जब वे किसी शादीशुदा महिला का हाथ उठाकर उसे होठों तक ले जाते या जब वे अपनी प्रेमिका के साथ एक गुलाब की खुशबू बांटते। वह दूसरे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर ध्यान देते दिखते, लेकिन उनके इस नजाकत भरे लहजे में हल्की सी बेरुखी और रहस्यमय अंदाज भी था, और यही संयोजन महिलाओं को बेतहाशा दीवाना कर देता। रूडोल्फ वैलेंटिनो की सबसे मशहूर फिल्म द शीक में उन्होंने एक अरबी राजकुमार का किरदार निभाया, जो बाद में स्कॉटलैंड के एक लॉर्ड के रूप में सामने आता है, जिसे बचपन में सहारा रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था। फिल्म में वह एक अभिमानी अंग्रेज महिला को रेगिस्तान में बचाते हैं और फिर उसे एक ऐसे अंदाज में इम्प्रेस करते हैं जो लगभग जबरदस्ती जैसा लगता है। जब वह महिला उनसे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो ज़रेनिया, तो वैलेंटिनो जवाब देते हैं, क्या तुम औरत नहीं हो कि खुद समझ सको। इसके बावजूद फिल्म में वह महिला आखिरकार उनके प्यार में पड़ जाती है, वैसे ही जैसे दुनिया भर की महिला दर्शक वैलेंटिनो के मोह में बंधती जा रही थीं। उन्होंने अपने किरदार में नाजुकता
और मर्दानगी का ऐसा अनोखा मिश्रण पेश किया कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। फिल्म के एक सीन में जब अंग्रेज महिला वैलेंटिनो पर बंदूक तानती है तो वह जवाब में नाजुक अंदाज में एक सिगरेट होल्डर उसकी ओर कर देते हैं। उस महिला पहनावा सिंपल था, जबकि वैलेंटिनो ढीले ढाले लंबे चौगे और गहरी आईलाइनर से सजे हुए नजर आते हैं। उनकी फिल्मों में कई बार उनके कपड़े पहनने और उतारने के दृश्य होते, जहां दर्शकों को उनके शरीर की झलक देखने को मिलती। वैलेंटिनो की ज्यादातर फिल्मों में वह किसी एक्सोटिक ऐतिहासिक किरदार में नजर आते, कभी स्पेनिश बुल फाइटर, कभी भारतीय राजा, कभी अरबी शेख तो कभी फ्रेंच नोबलमैन। उन्हें गहनों, टाइट कपड़ों और शाही वेशभूषा में नजर आने में खास आनंद आता था। यही बात सभी लोगों को मदहोश कर देती थी। 1920 के दशक में महिलाएं एक नई यौन स्वतंत्रता के साथ प्रयोग कर रही थीं। वे अब पुरुषों के प्रस्ताव का इंतजार करने की बजाय खुद रोमांस पर जोर देना चाहती थीं, लेकिन इसके साथ ही वे चाहती थीं कि पुरुष आखिरकार उन्हें बिल्कुल परंपरागत अंदाज में जीत ले। वैलेंटिनो ने इस मनोविज्ञान को बखूबी समझ लिया था। उनका ऑन ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व भी उनकी फिल्मों की छवि से मेल खाता था। वे ब्रेसलेट पहनते, हर समय सजीले और स्टाइलिश दिखते। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी विवादों से भरी थी। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी के साथ बेरुखी से पेश आते और कभी कभी हिंसक भी हो जाते। हालांकि उनके फैंस ने उनकी 2 नाकाम शादियों और कथित रूप से उनकी पर्सनैलिटी और मैरिज लाइफ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगस्त 1926 में जब महज 31 साल की उम्र में वैलेंटिनो की अचानक पेट के अल्सर की सर्जरी के बाद जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई तो पूरे अमेरिका में मातम छा गया। 1 लाख से ज्यादा लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हजारों महिला प्रशंसक रोते चिल्लाते बेहोश हो गईं। यह पहली बार था कि किसी महज एक्टर की मौत पर पूरे देश ने इतनी गहरी संवेदना जताई। वैलेंटिनो ने अपनी फिजिकल अपील से खेलना सीखा था। वे एक महिला की तरह खुद को संवारते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व मर्दाना ही रहता। वे एक महिला की तरह किसी को रिझाते, धीरे धीरे, ध्यान से, हर छोटे इशारे को मायने देते हुए। वे जल्दबाजी नहीं दिखाते, बल्कि एक तालमेल बनाते। लेकिन जब फाइनल मूव करने का समय आता तो वे एकदम निर्णायक अंदाज में कब्जा कर लेते। बिल्कुल वही तरीका जिससे महिलाएं रोमांचित हो जाती थीं। जिस गिगोलो आर्ट यानी कि पेशेवर प्रेमी की कला को उन्होंने किशोरावस्था में डांस फ्लोर पर सीखा था, हल्की छेड़छाड़, मोहक बातचीत और पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखना, उसी कला को उन्होंने अपनी फिल्मों में भी उतार दिया और इसी ने उन्हें एक अमर रोमांटिक आइकॉन बना दिया। वैलेंटिनो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उसकी निजी जिंदगी और पर्सनैलिटी हमेशा मिस्टीरियस रही हैं और उसकी छवि आज भी उतनी ही मोहक है जितनी उसके जीवन काल में थी। इसलिए उन्हें लोग द डैंडी बुलाने लगे, जिसे समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक अद्भुत शक्ति, सेडक्शन, हमेशा से स्त्रियों की शक्ति और उनका हथियार रहा है। यह मूल रूप से मर्दों को कंट्रोल करने का एक जरिया बना रहा है, जहां एक स्त्री अपनी कोमलता और चतुराई से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती थी। लेकिन जब एक पुरुष ऐसी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे डैंडी कहा जाता है, और तो वह इस खेल को पलट देता है। वह स्त्रियों के ही हथियारों को उन्हीं पर इस्तेमाल करता है, मगर अपनी मर्दानगी को पूरी तरह बरकरार रखते हुए। जिन्हें लगता है कि सबसे आकर्षक पुरुष वह होता है जो पूरी तरह मर्दाना हो, वे एक बड़ी गलती करते हैं। असल में फेमिनिन डैंडी का असर कहीं ज्यादा रहस्यमय और प्रभावशाली होता है। एक 1870 के दशक में पादरी हेनरिक गिलॉट सेंट पीटर्सबर्ग की इंटेलेक्चुअल सर्कल के प्रिय थे। वे जवान, हैंडसम और दर्शन तथा साहित्य के ज्ञानी थे। वे एक प्रबुद्ध ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और उनकी उपदेश सभाओं में दर्जनों युवा लड़कियां केवल उन्हें देखने के लिए आती थीं। लेकिन 1878 में उनकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था लू वॉन सालोमे। बाद में लू आंद्रेया सालोमे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह सिर्फ 17 साल की थी, जबकि गिलॉट 42 के थे। एक लड़की जिसने महान पुरुषों को मोहित कर लिया। लू सालोमे बेहद सुंदर थीं। उनकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, लेकिन उनकी सबसे प्रभावशाली चीज थी उनकी बौद्धिक तीव्रता। वे गंभीर फिलोसॉफिकल और रिलीजियस मुद्दों में रुचि रखती थीं और उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने गिलॉट को पूरी तरह मोह लिया। जैसे जैसे उनकी चर्चाएं बढ़ती गईं, गिलॉट का कार्यालय उनके आने से जैसे ऊपर हो उठता है। शायद सालों में अनजाने में उनसे थोड़ा छेड़खानी कर रही थी, लेकिन जब गिलॉट ने खुद से स्वीकार किया कि वे उनसे प्रेम करने लगे हैं और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, तो सालों में हैरान और अनकंफर्टेबल हो गईं। गिलॉट को इस रिजेक्शन से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे उन पुरुषों की लंबी सूची में पहले व्यक्ति बने जो जीवन भर लू सालोमे के प्यार की चाह में तड़पते रहे, लेकिन कभी उसे प्राप्त नहीं कर सके।
1882 में जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे इटली में अकेले घूम रहे थे। जेनोवा में उन्हें अपने मित्र पॉल री का एक पत्र मिला। री ने उन्हें एक असाधारण रूसी महिला लू वॉन सालोमे के बारे में बताया, जिससे रोम में उनकी मुलाकात हुई थी। सालोमे अपनी मां के साथ छुट्टियों पर आई थी। री ने बिना किसी पहरेदार के उनके साथ लंबी सैरें की और गहरी चर्चाएं की। सालोमे की धर्म और ईश्वर पर विचारधारा नीत्शे से बहुत मिलती जुलती थी। जब री ने उन्हें बताया कि वे महान नीत्शे के मित्र हैं, तो सालोमे ने जिद की कि वे नीत्शे को बुलाएं। इसके बाद री ने अपने पत्रों में नीत्शे को लिखा कि सालोमे कितनी रहस्यमयी और आकर्षक हैं और वे नीत्शे से मिलने के लिए कितनी उत्सुक हैं। नीत्शे ने आखिरकार रोम जाने का निर्णय लिया। जब नीत्शे ने पहली बार सालोमे से मुलाकात की तो वे पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कभी इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थीं। उनकी पहली लंबी बातचीत के दौरान सालोमे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर नीत्शे को उसमें एक गहरी, लगभग कामुक उत्तेजना महसूस हुई। लेकिन इसी के साथ वे भ्रमित भी हो गए। सालोमे ने दूरी बनाए रखी और उनके प्रशंसा भरे शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें लगा ये लड़की तो डेविल की तरह है। कुछ दिनों बाद सालोमे ने उन्हें अपनी लिखी एक कविता सुनाई। यह इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि नीत्शे रो पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि सालोमे जीवन के बारे में बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचती थी। नीत्शे ने सोचा कि यह सही समय है और उन्होंने सालोमे को शादी के लिए प्रस्ताव दे दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके मित्र पॉल री पहले ही सालोमे को प्रपोज कर चुके थे, लेकिन सालोमे ने उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वे दार्शनिकता, जीवन और रोमांच में रुचि रखती थी, शादी में नहीं। नीत्शे ने हार नहीं मानी और सालोमे को लुभाने की कोशिश जारी रखी। वे पॉल री, सालोमे और उनकी मां के साथ इटली के लेक ओनर्ता घूमने गए। वहां उन्होंने किसी तरह सालोमे को अकेले एक पहाड़ी, मोंटे सैकड़ों पर सैर के लिए राजी कर लिया, जबकि बाकी लोग पीछे रह गए। इस निजी समय और नज़ारों ने जादू का काम किया। बाद में नीत्शे ने सालोमे को लिखे एक पत्र में इस वाक़े को मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर सपना कहा। अब नीत्शे पूरी तरह सालोमे के प्यार में डूब चुके थे। उनका एक ही सपना था, सालोमे से शादी करना और उन्हें सिर्फ अपने लिए पा लेना। कुछ महीने बाद सालोमे नीत्शे से मिलने जर्मनी आई। उन्होंने लंबी पूरी रात फिलोसॉफिकल चर्चाएं की। सालोमे नीत्शे के गहरे विचारों को दोहराती, उनके धार्मिक सिद्धांतों को पहले से ही समझ लेती। नीत्शे ने फिर प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार सालोमे ने उन्हें परंपरागत सोच रखने के लिए डांट दिया। आखिर नीत्शे ही तो वह व्यक्ति थे जिन्होंने सुपरमैन की अवधारणा दी थी, एक ऐसा इंसान जो साधारण नैतिकता से ऊपर होता है, जो बोलता है गॉड इज डेड। लेकिन अब नीत्शे खुद शादी जैसी पारंपरिक संस्था में विश्वास कर रहे थे। सालोमे का यह निडर और अडिग रवैया नीत्शे को और भी गहरे प्रेम में धकेलता गया। उनकी ठंडेपन और हल्की सी क्रूरता ने नीत्शे पर एक अजीब जादू कर दिया। आखिरकार सालोमे ने नीत्शे को छोड़ दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वे कभी शादी नहीं करेंगी। नीत्शे पूरी तरह टूट गए। इस दर्द से उबरने के लिए उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, दस स्पेक ज़रथुस्ट्रा। यह किताब गहरे दार्शनिक विचारों और दबे छिपे कामुक संकेतों से भरी हुई थी और इसमें सालोमे के साथ उनकी बातचीत का गहरा प्रभाव था। इसके बाद पूरे यूरोप में सालोमे को वह महिला माना जाने लगा जिसने नीत्शे का दिल तोड़ दिया था। यहाँ लू अंड्रियास सालोमे की रहस्यमयी और सम्मोहक शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। सालोमे रहस्य, रोमांच और आकर्षण का संगम। लगभग हर पुरुष जो सालोमे के संपर्क में आया वह दो भावनाओं से भर गया, पहला कंफ्यूजन और दूसरा एक्साइटमेंट। ये किसी भी सफल सेडक्शन के लिए दो सबसे जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। सालोमे की दो सबसे बड़ी अद्वितीय विशेषताएं थी, फर्स्ट फेमिनिनिटी और सेकंड मैस्कुलिनिटी। इन दोनों का मिश्रण ही एक डैंडी बन पाता है। सालोमे खूबसूरत और आकर्षक थीं, उनकी मुस्कान मोहक थी, लेकिन उनका स्वतंत्र और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उन्हें एक अलग तरह की मर्दाना बनाता था। उनकी आंखें रहस्यमयी थीं, एक ही समय में चुलबुली और सीरियस हो जाती थीं। हर कोई उनके बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि उनके जैसी कोई और स्त्री नहीं थी। वे परंपराओं से हटकर जीती थीं, जिससे उनके साथ रहना नियमों और सामाजिक बंधनों को तोड़ने जैसा लगता था। और यही बात सालोमे को द मैस्कुलिन डैंडी बनाता है। डैंडी का असली खेल समाज के जेंडर रोल्स को चुनौती देना है। यह कला जितनी आकर्षक और मोहक है, उतनी ही खतरनाक भी। यह लोगों की अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज को छूती है
वैलेंटिनो महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन पुरुष उन्हें नफरत करते थे। उन पर हमेशा फेमिनिन होने के आरोप लगाए जाते थे जो उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाते थे। खुद को पुरुष साबित करने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग मैच लड़ा, लेकिन यह उल्टा उन पर भारी पड़ा। लू सालोमे के मोह में पुरुष बंधते गए, लेकिन महिलाएं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। नीत्शे की बहन ने उन्हें डायन कहकर बदनाम कर दिया और उनके खिलाफ अखबारों में लेख लिखे। अपनी छवि से लड़ना मूर्खता है। अगर समाज आपसे जलता है तो शान से उस जलन को और भड़काइए। जब दुनिया आपके चरित्र पर उंगली उठाए तो सफाई देने के बजाय एक नया अवतार ले लीजिए। डैंडी की ताकत इस बात में है कि वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, बल्कि दूसरों को अपने रंग में ढालता है। अमीरों और ताकतवरों को चिढ़ाने का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपको उनका सहारा न चाहिए हो। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र में हैं तो डैंडी बनना आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में हैं तो इस कला को हल्का रखना होगा। भीड़ से अलग दिखो, लेकिन डिसेंट तरीके से। लोगों को आकर्षित करो पर अनकंफर्टेबल मत करो। थोड़ी रहस्यमयता और थोड़ा अलग अंदाज आपको भीड़ से खास बना देगा। डैंडी समाज से नहीं लड़ता, वह उसे अपने खेल में फंसा लेता है।